Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Management by Miss Bushra. So, I make content on NTA UGC NET JRF preparation, especially the paper 2 management and paper 2 commerce also. And my content also cover the subjects related to MBA, MCOM, BBA, BCom, etc. So, अगर आपने अभी तक चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इफ़ यू वांट सच कंटेंट देन प्लीज़ मोटिवेट मी बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर। सो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ sickness in small scale industries, its meaning, causes and rehabilitation, which is the part of unit 10 entrepreneurship development, paper 2 management, code 17. Let us quickly begin with the video. So quickly let us discuss what actually is industrial sickness. नॉर्मली जब हम सिकनेस वर्ड की बात करते हैं, सिक की बात करते हैं, तो सिक मतलब क्या होता है? बीमार होना, राइट। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होगा कि जब इंडस्ट्री बीमार है, मीन्स हमारा बिजनेस बीमार है, बिजनेस सिक है। तो आखिर बिजनेस सिक कब होगा? जब हमारी बिजनेस एक ऐसी सिचुएशन में है जब हम लगातार पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार हमें लॉसेस हो रहे हैं, और वो सिचुएशन जब excessive हो जाएगी तो we say that is industrial sickness. So it usually refers to a situation when an industrial firm performs poorly, incurs losses for several years, and often defaults in its debt repayment obligations. तो जब poorly perform कर रहे हैं एक firm, लगातार losses हो रहे हैं और अपने debt को वो लगातार पे नहीं कर पा रहे हैं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर है एंड बार बार वो डिफॉल्ट हो रहे हैं टू पे द लोन बैक। ओके, तो ये तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है। So industrial sickness according to the Reserve Bank of India has defined a sick unit as one which has incurred a cash loss for 1 year and is likely to continue incurring losses for the current year as well as in the following year, and the unit has an imbalance in its financial structure such as current ratios less than 1:1 and there is worsening trend in the debt equity ratio. तो बेसिकली आरबीआई कहता है कि सिक यूनिट वो यूनिट है जिसने कैश लॉस फॉर 1 ईयर किया है और उसको कंटिन्यू भी है दैट इट विल सफर लॉसेस इन द करंट ईयर एज वेल एज इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इट विल सफर लॉसेस। अलॉन्ग विद दैट द कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें भी इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, लाइक देर इज़ अ करंट रेशियो विच इज़ लेस देन 1:1 और डेट इक्विटी रेशियो भी लगातार खराब होता जा रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सिक यूनिट एज पर आरबीआई। नाउ अब हम दूसरी डेफिनेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे दैट अ सिक यूनिट इज वन which fails to generate an internal surplus। तो सिक यूनिट एज पर एसबीआई वो यूनिट है विच फेल्स टू जनरेट इंटरनल सरप्लस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस एंड सर्वाइव्स ओनली विद फ्रीक्वेंट इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स। ऐसी यूनिट जो कि लगातार इंटरनल सरप्लस जनरेट करने में फेल हो रही है कंटिन्यूस बेसिस पे, और सिर्फ उसकी जो सर्वाइवल है दैट इज थ्रू इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स। Okay, now the second very important is according to SICA, SIC unit क्या है? That is SICA is Sick Industrial Companies Act which came in 1985। तो उसने सिक यूनिट को कैसे डिफाइन किया है? बेसिकली उनके अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी कंपनी सिक कहलाएगी विच हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 7 years, जो 7 साल से एटलीस्ट ऑपरेशन में है and by the end of a financial year has accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth। उसकी जो भी net worth है उसके equal या more than that the firm has suffered losses in the financial year and which also incurring cash losses in that year and the year before. So these are the three definitions which are very important from the exam point of view, which actually defined a sick unit. All right. Now let us discuss what is industrial sickness in small scale industry। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एनी इंडस्ट्री दैट हैज इनकर्ड अ कैश लॉस
in the previous accounting year and was likely to continue with losses in the current accounting year, and further its cumulative cash losses are equal to 50% or more of its peak net worth during the last 5 years. It has defaulted in meeting four consecutive इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम सिक यूनिट में कंसीडर करेंगे। तो मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट, पहली चीज आप देखिए इनकर्ड अ कैश लॉस इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि पहली चीज प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में कैश लॉस हुआ है and was likely to continue with losses in the current accounting year, and current accounting year में भी there are पूरे चांसेस कि वो लॉस ही होगा, एंड फर्दर इट्स क्यूमुलेटिव कैश लॉसेस, जो उसका क्यूमुलेटिव कैश लॉसेस है दैट इज इक्वल टू 50% और मोर ऑफ इट्स पीक नेटवर्थ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, एंड ऑल सारी चीज़ों के अलावा it has defaulted in meeting four consecutive installments of interest. Okay. um, तो incurred a cash loss in the previous accounting year. This means that जो small scale industry है it has spent more money than it earned last year, resulting in negative cash flows. Okay. दूसरी चीज हमने देखी was likely to continue with losses in the current accounting year. इसका मतलब क्या हुआ, if the losses are expected to continue this year also, it signals a financial problem is not temporary but ongoing. Then हमने पढ़ा further its cumulative cash losses are equal to 50% or more of its peak net worth during the last 5 years. Means देखिए नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो अगर कंपनी की टोटल एक्यूमुलेटेड लॉसेज इन द लास्ट 5 years आर हाफ और मोर ऑफ इट्स highest net worth in that period, it shows the business has become very weak significantly. For example, अगर मान लीजिए हाईएस्ट नेटवर्थ कंपनी की 5 साल में 10 लाख थी, ओके, एंड क्यूमुलेटिव लॉसेज हैज नाउ रीच 5 लाख और मोर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिक, and it has defaulted in meeting four consecutive installments of interest. This means that company was unable to pay bank loan interest for 4 times in a row, that is 4 continuous quarters or months depending on whatever the loan terms are. So defaulting on loan repayments is a very strong indicator of sickness. So in short हम कह सकते हैं small scale industry is declared sick if it had losses last year and is expected to continue this year also. Its accumulated losses in 5 years are 50% or more of its highest net worth, and it fails to pay four consecutive installments of loan interest, then it will be a sick unit. Now let us discuss the causes of industrial sickness. See, the causes of industrial sickness could be broadly classified into two types: internal causes and the external causes. Internal causes कौन से हो गए, जो हमारे कंट्रोल में है और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली प्रेजेंट है, और क्योंकि वो इंटरनली प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हैं। तो इंटरनल कॉजेज जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री सिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉल्ट्स एट इनिशियल लेवल ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सिंपल सा मतलब है, अगर हम पुअर प्लानिंग करते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन, या रॉन्ग साइट का सिलेक्शन करते हैं, रॉन्ग टेक्नोलॉजी की चॉइस करते हैं, या डिले इन कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इट कैन मेक द यूनिट वीक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ फाइनेंस। अगर हमारा बिजनेस, उसके पास अच्छा इनफ वर्किंग कैपिटल नहीं है, या इट फेसेस इरेगुलर कैश flow, so it cannot, obviously it cannot buy raw materials, it cannot pay wages or market its product properly, so it could be a reason. Then third one is improper capital structure. तो जब ये company के पास it has too much debt compared to its equity, interest burden increases, obviously leading to financial instability. Then fourth one is production, labor, marketing, management problems. In short हम कह सकते हैं management deficiencies. तो inefficient use of resources अगर हम करते हैं, frequent labor disputes हो रहे हैं, poor quality production है, weak marketing strategies है, तो all these can result in low sales and rising cost. Okay. Fifth is incompetence on part of entrepreneurs. So lack of experience, poor decision making,
Inability to adapt to changes in market conditions by the owner or entrepreneur often leads to sickness. Sixth one is unskilled laborers to work with modern technology. अगर workers ट्रेन नहीं है टू हैंडल न्यू मशीनरी या मॉडर्न प्रोसेसेस, सो प्रोडक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी एंड वेस्टेज इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑब्वियसली सिक यूनिट में हम कन्वर्ट हो सकते हैं ऐसे केस में. सेवेंथ इज वॉलेंट्री सिकनेस. सो कई बार देर आर सम एंटरप्रेन्योर्स जो कि डेलिबरेटली दे शो लॉसेस टू अवॉइड टैक्सेस, डिले रीपेमेंट ऑफ लोन्स or take unfair advantages of the government concessions. So this is voluntary sickness. All right. So now let us discuss the external causes of the reason behind why the industry becomes sick. So external causes हमारे organization के बाहर present हैं, क्योंकि वो बाहर present है so they cannot be controlled by the company. So the first one is project appraisal deficiencies. देखिए, poor evaluation of projects by banks, financial institutions or government agencies before approval. These all these can lead to sickness. समझ रहे हो आप? अगर हम रॉन्ग डिमांड फोकास्ट करते हैं, ओवर एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हो जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स, तो कुल मिला के अगर प्रोजेक्ट का जो इवेल्युएशन हुआ है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से इवन बिफोर अप्रूवल, तो दिस कैन लीड टू सिकनेस. देन सेकेंड इज इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन. तो मान लीजिए स्ट्राइक्स, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. दिस कैन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्टर्ब द ऑपरेशंस. ओके. थर्ड वन इज रॉन्ग चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी. तो अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या अनसूटेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, दिस मेक्स द इंडस्ट्री लेस कॉम्पिटिटिव, इट इंक्रीजेस कॉस्ट एंड लोअर्स द एफिशिएंसी. Okay, the fourth is marketing problems. So difficulty in selling products due to poor demand, wrong pricing or lack of proper distribution channels. So these all are marketing problems, or that is one of the reason why the industry could be a sick unit. फिफ्थ वन इज रॉन्ग लोकेशन. अगर आपकी इंडस्ट्री का जो सेटअप है, जो लोकेशन है, वो एक अनफेवरेबल एरिया में है, मीन्स हो सकता है वहाँ से रॉ मटेरियल को अरेंज करवा पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दूर पे है, बहुत ही डिस्टेंस पे है, मार्केट वहाँ से बहुत डिस्टेंस पे है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है. तो ऑल दीज थिंग्स कैन एक्चुअली रेज द कॉस्ट एंड बिजनेस सफर्स इन दैट केस. Okay, then we have sudden changes in the government policies. So अगर नए tax rules आ रहे हैं, import export restrictions हो रहे हैं, there are changes in the licensing policies, all these can negatively affect the industries. Then seventh one is irregular supply of inputs. So if there is non-availability or delays in essential raw materials, spare parts or other inputs, all these things disrupt the production. Then we have non-availability of energy resources and raw materials. So इसका सिंपल से मतलब है कि अगर there is shortage of power, coal, petroleum or key raw materials, all these things creates production bottlenecks. Then ninth is increased competition. So entry of new firms, foreign competitors या substitute products आ गए, तो all these reduces the market share of existing industries. टेंथ इज पावर कट्स और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स. तो अगर फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स है, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, दिस इंक्रीजेज द कॉस्ट एंड कॉज प्रोडक्शन डिलेज. द लास्ट वन इज डिले ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन सैंक्शनिंग लाइसेंसेस और परमिट्स एक्सेट्रा. तो अब रेड टेपिज्म हो गया, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ऑल दीज थिंग्स स्लो डाउन द स्टार्ट और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज लीडिंग टू सिकनेस. इन शॉर्ट, external causes are outside the control of the firm, such as poor project appraisal, labor unrest, wrong technology, government policy changes, shortage of inputs, competition, power transport issues, and bureaucratic delays. So, let us discuss the signal या symptoms of sickness. तो कौन कौन से वो symptoms है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री सिक हो रही है या हो चुकी है.
तो देखिए इनको हम ब्रॉड क्लास कैटेगरी कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। देखिए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मीन पैसों से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारी इंडस्ट्री सिक है। तो फर्स्ट वन इज irregularities इन बैंक अकाउंट्स एंड इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स और स्टैट्यूटरी ड्यूज। देखिए जब भी कोई भी कंपनी का बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा शो करने लगता है, ओवरड्राफ्ट, चेक बाउंस होने लगते हैं, इरेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि वीक फाइनेंशियल हेल्थ है उसकी, या फेलियर, सप्लायर्स को हम पे नहीं कर पा रहे टाइमली, कॉन्ट्रैक्टर्स को पे नहीं कर पा रहे हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज हमारे ऊपर जो है जैसे जीएसटी, पीएफ, टैक्सेस वगैरह, इसको हम पे नहीं कर पा रहे, इसमें फेलियर लगातार, तो एक अर्ली वार्निंग साइन है। ठीक है। सेकेंड इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। तो अगर कोई भी फर्म जो है इट इज़ अनेबल टू पे लोन इंस्टॉलमेंट्स या इंटरेस्ट रेगुलरली, तो ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड बहुत ज़्यादा में एक्सटर्नल सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो ये भी एक साइन है। थर्ड है डिले और नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। तो जब भी एम्प्लॉयज दे डोंट गेट पेड ऑन टाइम, इट शोज अ कैश क्रंच एंड डिक्लाइनिंग लिक्विडिटी इन द कंपनी। एम्प्लॉय को पैसा टाइमली नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दिखा रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं कैश क्रंच है और आपकी लिक्विडिटी लगातार डिक्लाइन हो रही है कंपनी में। देन फोर्थ वन इज एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज। तो हमारे जो भी फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, जैसे कि करंट रेशियो अगर लेस देन 1 आ रहा है, करंट रेशियो जो कि आपका करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, अगर इफ इट इज लेस देन 1, जिसका मतलब क्या होता है आपकी लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, सो ऐसे केस में फर्म के नॉट पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ओके। सेकेंड इज डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो कि ये दिखाता है कि रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आर फेलिंग ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है। थर्ड इज राइजिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज कंपेयर टू एसेट्स। तो जब भी हमारे बोरोइंग्स एंड ड्यूज ग्रो फास्टर देन ओन्ड रिसोर्सेज, इट इंडिकेट्स, क्या दिखाता है कि देर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन डेट एंड फाइनेंशियल इम्बैलेंस। So in short, these are the financial indicators which can indicate कि आपकी जो कंपनी है वो सिक हो गई है या इट इज ऑन द वर्ज ऑफ सिकनेस, वो सिकनेस में कन्वर्ट होने वाली है। तो सेकेंड हमारा जो आता है दैट इज ऑपरेशनल इंडिकेटर्स। ऑपरेशन वाइज कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि इंडस्ट्री सिक है। सो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। जब आपको लगातार अक्सर जो है रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज होने लगे, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते हैं टाइम पे, तो प्रोडक्शन वहाँ पे हैम्पर होता है, इट स्टॉप्स फ्रीक्वेंटली, जो कि दिखाता है कि वीक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। सेकेंड इज सेल्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग वाइल अनसोल्ड स्टॉक्स कीप पाइलिंग अप। तो अगर आपकी सेल्स जो है लगातार फॉल हो रही है, नीचे जा रही है, इट इंडिकेट वीक डिमांड या फिर पुअर मार्केटिंग। एट द सेम टाइम आपके अनसोल्ड गुड्स हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, अनसोल्ड गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो लॉकिंग अप मनी एंड क्रिएटिंग शॉर्टेज प्रॉब्लम। तो स्टोरेज सॉरी सर, अगर आपके अनसोल्ड गुड्स जो है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पैसा है वहाँ पे फंस रहा है और स्टोरेज प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो ये कुछ ऑपरेशनल इंडिकेटर्स में आएगा। थर्ड वन इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉलिंग बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट जो कि है टोटल रेवेन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की इक्वल होता है, तो प्रोडक्शन एंड सेल्स अगर आपके लोअर है इस ब्रेक इवन पॉइंट के लेवल से भी अगर कम आते हैं, तो यूनिट कैन नॉट इवन कवर इट्स कॉस्ट एंड इट लीड्स टू लॉसेस। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंडिकेटर्स जो कि ऑपरेशनल इंडिकेटर्स में आएगा, जो कि बताएगा हमारी इंडस्ट्री सिक यूनिट में कन्वर्ट हो रही है। थर्ड आता है आपका लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंडिकेटर्स। तो अगर लगातार बहुत ज़्यादा लेबर रिलेशन डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत सारी स्ट्राइक्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स एंड लॉकआउट्स हो रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ काम कम हो रहा है और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी और दैट इंक्रीजेज द कॉस्ट। थर्ड इज सॉरी सेकेंड इज continuous tension between workers and management affecting the productivity। even if अगर आपके यहाँ स्ट्राइक्स नहीं भी हो रही है, तो भी लगातार अगर देर इज constant disagreement, mistrust and low morale between the workers, management and everyone, so इससे क्या होता है हमारी efficiency और output दोनों ही hamper होता है।
सो लेट अस डिस्कस द रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। सो अगर सिक यूनिट हो गई है तो उसको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए। सो द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या है, तो कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो दे प्रोवाइड वेरियस रिलीफ्स एंड कंसेशन टू रिवाइव सिक यूनिट्स। तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स की तरफ से बहुत सारे कंसेशंस और रिलीफ मिलता है सिक यूनिट्स को, जिससे वो अपनी यूनिट को सही वापस से कर पाए। तो फर्स्ट इज रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर हम रीपेमेंट पीरियड्स उनके लिए एक्सटेंड कर देते हैं या इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 5 साल में एक लोन पे करना था तो यूनिट में भी गिवन उनके लिए स्पेशली 8 ईयर्स का टाइम दिया जा रहा है। तो जैसे क्या होता है, उनको टाइम दे रहे हैं हम रिवाइव करने का। सेकेंड इज ग्रांट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल। सी बैंक्स प्रोवाइड फ्रेश फंड्स, जिससे क्या होता है, इट हेल्प्स मेंटेन डे टू डे ऑपरेशंस लाइक सैलरी पे कर पाए वो लोग, रॉ मटेरियल पे कर पाए। तो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से आरबीआई गाइडलाइंस में है कि अब पहले आप उसको एक मौका दीजिए जहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए वो फ्रेश फंड्स दे रहे हैं सिक, इवन वो यूनिट्स को जो कि सिक की वर्ज पे हैं या सिक हो गए, तो फ्रेश फंड्स दे रहे हैं तो एक्चुअली वो डेली का अपना काम तो कर पाएंगे, जैसे सैलरी देना या रॉ मटेरियल्स को परचेज करना। थर्ड इज वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जो भी लोन पे इंटरेस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है या फिर पार्शली वेव ऑफ किया जा सकता है। उससे आपकी जो ओवरऑल लाइबिलिटी है सिक यूनिट की वो रिड्यूस होगी। फोर्थ इज मोरेटोरियम पीरियड। तो टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स और इंटरेस्ट। तो बेसिकली जो भी आपका रीपेमेंट है लोन्स का या इंटरेस्ट का, उसका वो टेम्परेरी हम सस्पेंड कर देते हैं, जैसे कि you get actually it gives actually a breathing space for the unit to stabilize and recover. Okay. So second हमारा आता है institutional support and coordination. Okay. तो बेसिकली यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक्स, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल बॉडीज हैं, जो सारे दे वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द सिक और स्ट्रगलिंग यूनिट्स। Okay. Then state level interconstitutional committees, SLIICs. So these committees were actually set up by the Reserve Bank of India. इनका main purpose है to bring coordination between banks, state government और financial institution, जिससे कि हमारी जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको टाइमली सपोर्ट मिले और वो पूरी completely shut down ना हो पाए। तो बेसिकली ये एक्ट करते हैं लाइक अ ब्रिज सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे वर्क टुगेदर इंस्टेड ऑफ सेपरेटली। देन थर्ड वन इज ब्रॉड स्टेप्स इन रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन जिसका सिंपल सा मतलब है सिक इंडस्ट्रीज को हेल्प करना, जिससे कि वो अपने आप को रिकवर कर पाए और वापस से प्रॉफिटेबल बन पाए। तो फर्स्ट इज इसमें असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें ये देखना है कि इफ द इंडस्ट्री या यूनिट हैज़ एनी फ्यूचर पोटेंशियल, क्या उसमें कोई भी फ्यूचर पोटेंशियल है, क्या वो सर्वाइव कर सकती है अगर हम उसको रिस्ट्रक्चर या रीऑर्गेनाइज करते हैं। अगर येस, देन ओनली वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। if not, there is no point in wasting the resources. Okay. Second is provision of additional funds. तो अगर एक बार feasibility हमारी confirm हो गई तो industry obviously में need fresh capital या पैसा चाहिए होगा उसे। तो इसके लिए जिसमें कि हमारा वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस दोनों आ जाएगा। तो बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल। ओके। तो इसके लिए पैसा वगैरह भी प्रोवाइड करना। थर्ड इज मार्केटिंग एंड मैनेजरियल सपोर्ट। तो अगर हमें पैसा भी प्रोवाइड कर दिया, इंडस्ट्रीज तब भी फेल हो सकती हैं क्योंकि अगर मैनेजमेंट या मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है। तो सपोर्ट इज अगेन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट जहाँ पे बेसिकली है हमारा bringing the experts to manage the operations. then modern technology जहाँ पे हम अपग्रेड करते हैं अपने आप को to remain competitive. so we have discussed कि सिक यूनिट क्या होता है, सिक यूनिट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है, एंड किन यूनिट को हम सिक यूनिट कहते हैं। देन वी डिस्कस द वेरियस कॉजेज, वी डिस्कस द रेमेडीज एंड रिहैबिलिटेशन। सो आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, and please yes do motivate me by simply pressing the like button, share as much as possible। and अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।